अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो सरफेस के बीच में एक्ट करती हैं जब वो इन कांटेक्ट होती हैं। आज हमने क्या पढ़ना है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस मतलब ऐसी फोर्स जो बड़ी दूर तक एक्ट कर सकती है। जैसे कि आप अर्थ को देख सकते हैं कि वो मून को अट्रैक्ट करती है और जिस वजह से मून हर वक्त क्या करता है, अर्थ के बाहर रिवॉल्व करता है। इसी तरह सन करोड़ों किलोमीटर दूर है और वो सारे प्लेनेट को, सोलर सिस्टम के प्लेनेट को अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन की वजह से यह है कि वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेज है। इसका मतलब है ये इतने दूर डिस्टेंस पे एक्शन करती हैं, इसलिए हम इन्हें एक्शन फोर्सेस भी कहते हैं या लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी कहते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अगर बॉडी का किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट ना भी हो फिर भी वो फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? वन, डिफाइन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या है? इज द डिफाइन एज A non-contact force is defined as the force between two objects which are not in physical contact. दो बॉडीज का कोई कांटेक्ट नहीं होता फिजिकली। जैसे अब ये है, ये रोलर मार्कर इस पे रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस पे इन दोनों सरफेस का कांटेक्ट है, तो हम इसे कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। लेकिन अगर यही मार्कर यहाँ पे है, क्या अर्थ इसे अटैक कर रही है? यस, कर रही है, हालांकि इसका कांटेक्ट अर्थ के साथ तो नहीं है। आप अपने जो क्रिकेट मैच होता है उसमें जब बॉल को हिट करते हैं ऊपर जाती है, जो बॉल है वो तो ऊपर एयर में होती है, लेकिन नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, हालांकि दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है। इसलिए ऐसी फोर्सेस को क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्योंकि between two objects which are not in physical contact, these are called non contact forces, are also called क्या? Action at a distance forces। एक्शन भी एक फोर्स होती है ना, एक्शन एट ए डिस्टेंस, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अर्थ जब मून पे एक्शन करती है तो मून भी इस पे रिएक्शन करता है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, और ये न्यूटन थर्ड लॉ है, आगे आगे इंशाल्लाह पढ़ना है हमने। अब जब अर्थ मून पे फोर्स अप्लाई करती है, ये ग्रेविटेशनल पुल होती है और मून को हर वक्त अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। हालांकि मून बहुत दूर है अर्थ से और उस पे ये अर्थ पुलिंग फोर्स लगाती रहती है, जिसकी वजह से मून उसके बाहर रिवॉल्व करता रहता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं, इतने ज्यादा दूर से अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है तो हम क्या कहेंगे? उसे एक्शन एट अ डिस्टेंस। रीजन क्या है? आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी है, अर्थ यहाँ से भी एक्शन करती है और मून पे वो अप्लाई हो जाता है और मून बाहर रिवॉल्व करता रहता है। इसी तरह जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, या 138 किलोमीटर 138 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ हमारी सन से। तो सन अर्थ पे फोर्स अप्लाई करता है, बल्कि सारे सोलर सिस्टम पे क्या करता है, उसके सारे प्लेनेट पे फोर्स अप्लाई करता है, ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वजह से क्या है, सारे प्लेनेट सन के बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इतने दूर दराज जो प्लेनेट्स है उन पे सन की पुल एक्शन कर रही है इतने ज्यादा डिस्टेंस से, तो इसलिए हमें इसको क्या बोलेंगे? एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई? आप इस डिस्कशन से ये सीख चुके हैं कि ये ऐसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि उसको हम लॉन्ग रेंज फोर्स भी कह सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, दूर से ये एक्शन कर सकती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये नॉन कांटेक्ट भी है, बॉडी दोनों का कांटेक्ट हो या ना हो फिर भी ये अट्रैक्शन है। और तीसरी की प्रॉपर्टी क्या है? ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। आज जेन में ये बात रख लें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है। रिपल्सिव फोर्स चार्जेस के बीच में हो सकती है, वो दो हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी होती है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इंशाल्लाह वो भी आज पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे? अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो देन आपने लिखना नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब इससे शॉर्ट क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं उन्हें एक्शन एट डिस्टेंस क्यों कहा जाता है? उसकी एक ही रीजन है, बिकॉज दे वर्क फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर एक्शन एट ए डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपको याद रहना चाहिए। जो
बच्चे आपको ये बात याद रखनी चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बोलने होते हैं, वो आपने लिख लेने होते हैं, आपने बुक पे लिख लिया करें, उनका आंसर यहाँ पे ही होता है। ये इंटेलिजेंट बच्चों का काम होता है, साथ साथ सुने और उसको गौर से लिखा करें कि ये एडिशनल क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है। सारे क्वेश्चन तो नहीं ना लिखे जा सकते यहाँ पे। There is always a field link with them. That's why non-contact forces are called field forces. Non-contact forces को field forces भी कहा जाता है। उसकी एक रीजन है, देखिए अर्थ के बाहर एक ऐसा रीजन है, ये फोर्स कभी एंड नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बाहर जो फोर्स है जितने रीजन तक ये एक्ट करती है उसे कहते हैं फील्ड फोर्स, और वो इसका फील्ड होता है। अगर अर्थ के बाहर ऐसा है तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो फील्ड है, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी प्लेनेट का वो रीजन होता है जिसमें ये किसी और बॉडी पे पुलिंग फोर्स अप्लाई कर सकता है। बड़े आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये अर्थ के ऊपर है, ये मार्कर को मैं थ्रो करता हूं तो अर्थ इसको अपनी तरफ अटैक कर रही है, ये जो इलाका है ये ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा, और ये जो फोर्स अर्थ इस पे लगा रही है पुलिंग फोर्स, इसे हम कहेंगे क्या फील्ड फोर्स कहेंगे। इसी तरह अर्थ जो है मून पे भी फोर्स अप्लाई कर रही है, वो इतना दूर है और वो वहां तक भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और जहां जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वहां पे डेफिनेटली अर्थ उस पर क्या अप्लाई कर सकेगी, फील्ड फोर्स अप्लाई कर सकती है। तो अर्थ जो मून को अट्रैक्ट कर रही है वो भी हम उसे फील्ड फोर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट गेन किया कि हर प्लेनेट के बाहर उसका फील्ड होता है, और जितना प्लेनेट बड़ा होगा उसका उतना बड़ा फील्ड होगा। आप जैसे सन को देख लें, सन एक स्टार है और लेकिन वो बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत ज्यादा जमीनें समा सकती हैं, इतना बड़ा है। तो उसका फील्ड देखें, वो सारे सोलर सिस्टम को क्या कर रहा है, रिवॉल्व करवा रहा है इसी फील्ड फोर्स की वजह से। नेक्स्ट बच्चे, इसकी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की अब टाइप्स पढ़ेंगे, वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग ऑल द बॉडीज व्हिच हैव मास। जिन यूनिवर्स में जो मटेरियल बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आपको ये बात याद रख लेनी चाहिए, मतलब मैं भी एक मटेरियल बॉडी हूँ ना, मैस है, और इस व्हाइट बोर्ड का भी मैस है, हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज नॉट रिपल्सिव। मैंने दो बॉडीज कंसीडर की हैं, स्फेरिकल बॉडीज है, एक ये है और एक ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये दोनों बॉडीज आपस में r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मीन इनके सेंटर से डिस्टेंस को लिया जाता है। दो बॉडीज अगर पड़ी है तो उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस को लिया जाएगा। अब इनके बीच में अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, वो मैं फाइंड कर सकता हूँ न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ से। न्यूटन ने एक लॉ पेश किया 1665 को, और उसने, वो आपने सुना होगा कि वो एक एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरा और उसने उसके गिरने की वजह को सोचना शुरू किया। पहले भी यही वो सोच रहा था कि ये जो प्लेनेट है ये एक दूसरे के बाहर रिवॉल्व कैसे करते हैं, मून क्यों रिवॉल्व करता है अर्थ के बाहर और अर्थ सन के बाहर क्यों रिवॉल्व करती है, इसी के बारे में सोच रहा था। तो इसी दौरान एक एप्पल ऊपर से गिरा तो उसको यहाँ से ये चीज मिली कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई ग्रेविटी है, और ग्रेविटी किसी मटेरियल बॉडी के पास होती है, जितना बड़ा मैटर होगा उतनी ज्यादा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और वो पुलिंग फोर्स है। और इसी जो जमीन एप्पल को नीचे अट्रैक्ट कर रही है, इसी तरह दूसरे प्लेनेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया और फिर उसने एक स्टेटमेंट पेश की जिसे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने याद रखना है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आपकी बुक में उसने जस्ट मैथमेटिकल फार्मूला दिया है, तो आप देखें अगर दो बॉडीज हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, उनका मास m1 m2 है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखी जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इसी को मैंने बोला है वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ऐसी चीज है कैपिटल G जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, और ये यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच में इसकी वैल्यू सेम रहती है। और वो वैल्यू क्या है बच्चे, इसको याद रखना, आपके एमसीक्यू के हवाले से है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसकी कोई एग्जांपल ग्रेविटेशन की,
हाँ, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जो एप्पल फॉल करता है किसी ट्री से, तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। कोई भी चीज आप बॉल को किक करते हैं, फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल को किक करते हैं, बैट से मारते हैं, तो जब वो ऊपर फिजा में जाती है तो फिर दोबारा वापस क्यों गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और आप क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये जो मून है ये अर्थ के बाहर क्यों रिवॉल्व करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसी तरह अदर प्लैनेट जो सन के बाहर रिवॉल्व करते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। मैं इसको इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कुछ बैकग्राउंड तो बने। एक चीज पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी और उसके बारे में आप कुछ भी ना बता सके तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये आगे भी आपके काम आने वाली होती हैं चीजें। अगर हायर क्लासेस में आपसे यही चीजें दोबारा स्टेटमेंट के साथ यही चीजें आएंगी तो आपको इसको याद रखना चाहिए, ताकि आगे भी क्लासेस में ये काम आपका दोबारा ना करना पड़े, बल्कि न्यू वर्क जो आपके लिए आया वो करना पड़े। नेक्स्ट बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? सर हम जैसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मैं मेरा आप हमेशा ये होता है, बच्चों से ये बात करता हूँ कि फिजिक्स हमेशा आपको बेनिफिट देती है। तो ये ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है हमने, ये जो ग्रेविटेशन लॉ स्टेटमेंट और साथ ये फार्मूला, ये इससे आपको क्या फायदा है बच्चे? ग्रेविटेशन लॉ की वजह से पूरी अर्थ पे, बल्कि जहां जहां पे जो चीज है वो स्टेबल है। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो अर्थ के बाहर सराउंडेड है वो क्या है? ग्रेविटेशन लॉ की वजह से स्टेबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने उसको अट्रैक्ट किया हुआ है और इसी वजह से वो स्टेबल है। एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज स्टेबल ड्यू टू ग्रेविटेशन लॉ। आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ भी लिखा है, ये भी आ सकता है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। तो आपको फिर इसका ये आंसर लिखना चाहिए, क्या? एवरीथिंग इज स्टेबल ऑन द अर्थ। हर चीज। तो आपसे पूछा जा सकता है एवरीथिंग इज स्टेबल ऑन अर्थ, व्हाई? तो देन आप कहेंगे इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन लॉ या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर ओशियन आर फिक्स्ड ऑन अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगली चीजें समझाना आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप ऑल द प्लैनेट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम इन देयर ऑर्बिट। वो इसी वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट। एवरीबॉडी ऑन हैज वेट। नई चीज है आपके लिए। आप जब कोई भी चीज लेने जाते हैं तो आप कहते हैं 2 kg शुगर दे दें या चीनी दे दें, या 2 kg मैंगो दे दें, या 2 kg एप्पल दे दें। ये बच्चे असल में इसका मैस नहीं होता, ये वेट ही होता है। आमतौर पे जो आप चीज लेने जाते हैं वो वेट ही होता है। और वेट किस वजह से होता है? वो वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वेट होता है। उसकी रीजन आज आप जान सकते हैं। किसी भी बॉडी का जो मैस है वो अट्रैक्ट करती है अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ, और जो फोर्स लगाती है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस बॉडी के वेट के इक्वल होती है। इस बात को याद रखना है और लिख लेना है। मतलब एक बॉडी का मैस है क्या? एक बॉडी का मैस m है और उस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है वो g है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। इस एक्सेलरेशन से अर्थ किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करवाती है या अट्रैक्ट करती है। आप ये समझे? तो ये क्या बन जाएगा? वेट बन जाएगा उस बॉडी का। तो आई से ये आपने फार्मूला याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? एवरीबॉडी ऑन everybody on earth has weight due to force of attraction of earth called gravity। और वो वेट जो होता है वो किस वजह से होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। वो किससे लिखा जा सकता है फार्मूला? W इज इक्वल टू mg। साधारण भाषा में आप ये कहूँ, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, किसी भी बॉडी का वेट किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। और वो ग्रेविटी हमेशा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ, जो भी बॉडी जिस वजह से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है उसकी वेट के इक्वल होता है। मतलब इस बॉडी का जो मैस है, मैस मेजर करने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है और उससे मैस को मेजर किया जा सकता है। आमतौर पे जो मैंने बता दिया मैस मेजर किया जाता है, वो मैस नहीं होता, वो वेट ही होता है। और अगर अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, लेट्स सपोज हमने इसका मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मैस मेजर कर दिया और वो है 1 kg। जब अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी तो इसका जो वेट बनेगा वो 10 kg बनेगा। रीजन क्या है बच्चे? रीजन ये है कि वेट का फार्मूला W इक्वल टू mg।
और बॉडी का मास क्या है 1 kg, और फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 10 kg बन जाएगा, सॉरी 10 न्यूटन बन जाएगा, क्योंकि फोर्स के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, वेट भी न्यूटन होता है। तो कोई भी बॉडी जितना वेट रखती है, बॉडी अर्थ उस बॉडी के वेट के इक्वल फोर्स लगाती है। आप ये सुन के हैरान होंगे, जैसे आपका मैस सोचें कि आपका मैस 50 kg है, 40 है, 45 है, तो ये जो मैस है ये मैस नहीं है, वेट है। लेट्स सपोज हम इसको मैस कहते हैं कि 40 kg मेरा मैस है, तो 50 kg है। अब 50 kg जो मैस है इसका वेट कितना होगा बच्चे, इसके साथ जीरो लगा दें तो वो वेट बन जाएगा। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का वेट जो है मैस जो है वो 40 kg है, तो उसका वेट क्या होगा 400 न्यूटन होगा। और ये बॉडी जो इसका मास 40 kg है वो अर्थ पे कितनी फोर्स लगा रही है 400 न्यूटन, अर्थ उस पे कितनी लगा रही है 400 न्यूटन। ये बात याद रखिएगा। मतलब ये क्या हुआ, दोनों एक जैसी फोर्सेस लग रही है। अर्थ इतनी बड़ी है और मैस 40 kg छोटा है, लेकिन फोर्स एक जैसी लग रही है। यही बच्चे आज आपको ये बात समझानी है, ये न्यू कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है वो उतनी ही होती है जितनी दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगाती है। आप ये समझे कहेंगे कि सर अच्छा एप्पल जो गिरता है वो इसका मतलब है अर्थ ने उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई की है। अगर अर्थ ने उतनी ही फोर्स अप्लाई की होती जितना एप्पल कर रहा था तो फिर एप्पल क्यों गिरता है, तो अर्थ को ऊपर क्यों नहीं, अर्थ ऊपर एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाती। यही चीजें समझने की जरूरत है। और ये बात आपको लिखनी है आज। क्या लिखना है कि एवरीबॉडी attract the same force to the apply the same force on the second body as the second body applies on the first body। मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसे म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। एप्पल बच्चे इसलिए नीचे गिरता है क्योंकि एप्पल का मास कम है। आप ये बात सुन के हैरान होंगे, और इसलिए उसको एक्सेलरेट करवाया जा सकता है। और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और इसको एक्सेलरेट करवाना मुश्किल है। मैं बिल्कुल ऐसे एग्जांपल दूंगा, जैसे एक ट्रक है और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सरिया या आयरन लोड किया गया है, लोहे की शीट जो है आयरन शीट उस पर रख दी गई है। अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे, धक्का लगाएंगे, क्या आपसे वो स्टार्ट होगा, एक्सेलरेट करेगा? नहीं ना करेगा, उसका मास बहुत ज्यादा है। और साथ ही अगर एक ही पैसेंजर अंदर बैठा हुआ है, छोटी सी कार है, मतलब मेहरान कार है, अगर आप उसको धक्का लगाते हैं आप इजिली उसको एक्सेलरेट करवा लेंगे। रीजन क्योंकि उसका मास कम है। यही रीजन है कि एप्पल तो अर्थ की तरफ मूव करता है लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ मूव नहीं कर सकती क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। यही रीजन है बच्चे। तो आपने आज इस डिस्कशन से क्या सीखा कि कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है वो म्यूचुअल फोर्स होती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। नेक्स्ट बच्चे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा है कि इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आपने बच्चे इसको लिखना है, बुक नहीं है इसमें, इंशाल्लाह चीजें चेंज होंगी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है, आपके लेवल पे ये दी बेस्ट है। दो चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। यही डिफरेंस है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बच्चे, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। वो दो मटेरियल बॉडीज के बीच में है। हालांकि चार्ज भी मटेरियल बॉडी है लेकिन वो उसमें कोई ना कोई चार्ज होता है, इधर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल बॉडीज के बीच में है। तो अब दो चार्जेस के बीच में है, अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो वो क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करेंगे। अगर दो चार्जेस क्या हैं, अपोजिट है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर एक प्रोटॉन है दूसरा भी प्रोटॉन है तो वो रिपेल करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में होती है, वो रिपल्शन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है। इस बात को याद रखना है बच्चे, ये मेन डिफरेंस भी है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी आ सकता है। अब टाइप्स कितनी है चार्जेस की, दो ही टाइप्स है बच्चे। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे, प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकते हैं। या अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है। तो सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। और डिफरेंस क्या है बच्चे, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कंपेयर टू
ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका भी एक फार्मूला सेम उसी की तरह। अब जरा देखिएगा, जो बच्चे इसको लिखना चाहें, मेरा तो मशवरा है कि इसको लिख लिए करें। लेट्स सपोज एक चार्ज ये पड़ा है, ये प्लस है, और एक चार्ज ये पड़ा है और ये भी प्लस है, ये लाइक चार्जेस हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसको कैसे शो किया जाएगा, इनके सेंटर से डिस्टेंस सेम उसी तरह कॉपी करना है आपने ग्रेविटेशन लॉ को, ये ऐसे। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये भी फोर्स इस डायरेक्शन में है, रिपल्शन की फोर्स है, इनके बीच में क्या है, रिपल्शन है बच्चे। और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा, सेम इसको कॉपी करना है बच्चे ऐसे, लेकिन थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ ये वाला फार्मूला। एफ लिखेंगे, जी की जगह कैपिटल के आएगा, और यहाँ पे Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर लिखेंगे। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं, ये चार्ज Q1 है, चार्ज का सिंबल Q होता है बच्चे, ये चार्ज Q2 है, तो हम फोर्स कैसे लिखेंगे, जी को रिप्लेस करेंगे के के साथ, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर उसने ये फार्मूला लिख दिया बच्चे, ये वाला फार्मूला, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी फार्मूला होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आपने लिख लेना है। और इसमें जी की वैल्यू उसने ये लिखी है, तो इसके के की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, और वो कितनी है, के 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो ये आप देख सकते हैं बच्चे। अब ये चीज है कि ये वैल्यू बहुत कम होती है, आप चेक करें, -11 है, सॉरी -11 है। -11 का क्या मतलब है बच्चे, 0.6 के बाद 10 जीरो आपने ऐसे ऐसे लगाते जाना है, तो वो बहुत कम वैल्यू होगी, मतलब ऐसे होगा 0.00000067 न्यूटन मीटर स्क्वायर, बहुत कम वैल्यू। और यही वैल्यू बच्चे आपने जब यहाँ पे प्लेस करनी है, और ये बॉडीज जितना भी इनका मैस हो जाए, जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स तो बहुत कम आएगी। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीकर फोर्स है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, और ये वीकर फोर्स है, वीक फोर्स है बच्चे, वीक फोर्स। और इस इधर देखिए बच्चे, के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ प्लस की वैल्यू, मतलब 9 आई थिंक बिलियन बनेगा, इसको आपने 9 के बाद 9 जीरो लगानी है। इतनी बड़ी वैल्यू जब यहाँ पे आएगी, तो ये चार्जेस जब इससे मल्टीप्लाई होंगे, या ये वाला फैक्टर जब मल्टीप्लाई हुआ, तो फोर्स तो बहुत बड़ी बनेगी। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है बच्चे। इसको, इसकी प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है। ओके, तो आई थिंक आपके लिए इतना ही काफी है, थोड़ा कंपैरिजन। यही मैं कहता हूँ, आप बैकग्राउंड बनाए रखें, कुछ ना कुछ बच्चे को नॉलेज का पता हो, तो बाकी चीजें उसके लिए आसान हो जाती हैं। तो मैंने इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन भी कर दिया, अभी दो फोर्सेस और हैं, उनको हम पढ़ते हैं। और दूसरी एक लास्ट बात है बच्चे, बस उसको देखिएगा, इसमें दोनों में, ये अगर आप छत पे भी खड़े हो जाए ना, फिर बाल को ऊपर फेंके, फिर भी वो नीचे डाउन आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि जमीन के ऊपर से कोई कवर कर दे जमीन को, और वो फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं होगी, अप्लाई होगी। इसका मतलब है दरमियान में दो बॉडीज के बीच में कोई भी मीडियम रख दें, इंसुलेशन रख दें, कुछ भी कर दें, फिर भी अर्थ किसी और बॉडी को अटैक करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। इसका मतलब है दरमियान में किसी रुकावट पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम कहते हैं मीडियम। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट है मीडियम के, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे बच्चे घर की तारें देखें जो आ रही हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाई जाती है, क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो करता है, जिसे करंट कहा जाता है, और उसका फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आप उसको हाथ लगाएंगे, करंट लग सकता है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाती है, खत्म, खत्म ही हो जाती है, लगती जब बहुत ही वीक हो जाती है, तो ये इतनी वीक हो जाती है कि हमको वो कुछ कह ही नहीं सकती, करंट लग नहीं सकता। इसी तरह अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स कम करनी हो, तो हम इंसुलेटर रख देंगे, ये बस। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसी तरह कोई पेपर शीट रख देते हैं, फिर भी कम हो जाएंगी। सबसे ज्यादा तब होगी जब कोई वैक्यूम होगा, एयर होगी फॉर एग्जांपल, तब फोर्स ज्यादा होगी। इसके अलावा जब भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल दरमियान में रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाएगी। तो मतलब ये मीडियम पे डिपेंड करती है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरे फोर्सेज, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद हम तीसरी नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे, वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट के बीच में होती है और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इसीलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेट के बीच में वो अट्रैक्टिव कब हो सकती है और रिपल्सिव कब हो सकती है। तो अगर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, सबसे पहले ये समझे, मैग्नेट के दो पोल होते हैं और मैग्नेट एक मटेरियल बॉडी है, आप बचपन से उसको देखते हैं, खेलते भी रहे हैं कि दो जब मैग्नेट आप एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब ये समझे कि जो रेड साइड है ये साउथ पोल है और जो ब्लैक साइड है ये नॉर्थ पोल है। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें नॉर्थ और साउथ बने हुए, नॉर्थ पोल है साउथ और ये नॉर्थ ब्लैक। अब ये दोनों आप ये समझे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इनकी कैप को ये समझे और टेल को रिवर्स समझे। ये जब एक दूसरे के पास आएंगे तो ये क्या करेंगे बच्चे, ये तो रिपेल करेंगे या अटैक करेंगे। मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अगर ये सिमिलर पोल होते, दोनों रेड होते या दोनों ब्लैक हो जाते तो देन क्या करते, जैसे ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, ये रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर दोनों रेड हो जाते तो देन वो क्या होता जी, लेट्स सपोज ये भी साउथ है ये भी साउथ है, तो जब इन दो को बीच में लेके आएंगे, एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये रिपेल करेंगे। अगर एक ब्लैक और एक ये रेड, ये साउथ ये नॉर्थ हो तो ये दोनों क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इसका मतलब है सिमिलर पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स को फिर कैसे डिफाइन करेंगे, it is the force which a magnet exert other magnets and magnetic material like iron nickel वगैरह। आप देखिए कुछ लोगों को वो मकनातीस के साथ रस्सी बांध के वो नीचे ऐसे घुमा रहे होते हैं अर्थ के ऊपर, असल में वो वहां से आयरन पीसेस या इस तरह की वो चीजें इकट्ठी करना चाह रहे होते हैं जो कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है और फिर उसको वो आगे किसी काम के लिए यूज करते हैं। उसका पर्पस यही होता है मैग्नेट का कि वो जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं, सॉरी आयरन है या कोई निकल कोबाल्ट ऐसी मेटल्स हैं उनको वो अट्रैक्ट कर ले। अब क्या एग्जांपल है, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन पीसेस। यहाँ पे मैंने एक यू शेप्ड मैग्नेट बनाया है और एक साउथ पोल होता है एक नॉर्थ। अकेला पोल कभी भी नहीं हो सकता, ऐसे आप काट दें आप कहें ये सिर्फ साउथ है ये नॉर्थ है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसको मैंने लिख भी दिया एमसीक्यू के लिए, सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। आप बच्चे ये है ना, आप कहें कि ये सर ये देखिए नॉर्थ पोल अलग हो गया, ये कभी भी नहीं। अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, जब से ही आप इसको काट देंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने लिख लिया है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, इट इज मीडियम डिपेंडेंट है, अगर इसके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तो ये फोर्स कम हो सकती है। लाइक पोल ये भी सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। आगे है बच्चे एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स फोर्थ नंबर पे, और ये जो फोर्स होती है ये सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में होती है। ये जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आने वाले जो फोर्सेस हमने पढ़नी है उसके अंदर ये आएगा, वहां पे आपको डिटेल बताई जाएगी। ये सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके बीच में होती है। तो आज हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का टॉपिक एंड हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।